हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा। ये उसका 11वां भाग है, जो कि पिछले भाग में आधा रह गया था और अब यहाँ से इसे फिर से शुरू करते हैं। जिसमें आपने देखा था कि एंजल का यूपीएससी क्लियर हो गया है और वह मीडिया में अपनी सफलता के 4 राज बता चुकी हैं। और उससे आगे 5वीं बात, अधिकतर लोग वही राह चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा अनुशासन के फेर में न उलझना पड़े। अपनी वे शरीर को अधिक वे शरीर को अधिकतर समय आरामदायक स्थिति में तथा मस्तिष्क को अधिकतर समय अर्ध प्रसुप्तावस्था में ही रखना चाहते हैं, ताकि कुछ नया ही न करना पड़े, कुछ नया न सोचना पड़े और न ही परिस्थितियों से दो दो हाथ करने पड़े। वहीं कुछ लोग कठोर मेहनत वाली, कुछ नया और बड़ा करने वाली कठिन राह चुनते हैं तथा मंजिल मिलने तक हिम्मत नहीं हारते, चैन से नहीं बैठते तथा कर्म, अनुशासन तथा लगन के त्रिकोण की लय नहीं खोते हैं। सफलता के सूत्र के रूप में 6वीं बात एंजल ने यह बताई कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीवन में संगति बहुत अहमियत रखती है। इंसान की जैसी संगति होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इंसान के गुण दोष संगति पर निर्भर करते हैं, यानी संगति मानवीय गुणों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। संगत की वजह से अक्सर व्यक्ति के चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, बात करने का सलीका, चरित्र आदि में परिवर्तन आ जाता है। कविवर रहीम का एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी तैसोई फल दीन। यहाँ दोहे का भावार्थ यह है कि संगति का असर हर चेतन वस्तु के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है कि इंसान योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। मनुष्य का आचरण स्वभाव उसकी संगति से ही निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके जीवन पर उसका व्यापक असर उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जीवन में उन्नति की सीढ़ी सतसंगति है। अच्छी संगति एक प्राण वायु है जिसके संसर्ग मात्र से व्यक्ति सदाचरण का पालक बन जाता है और विनम्र, परोपकारी, ज्ञानवान व दयावान बन जाता है। यही नहीं, अच्छी संगति में इतना ओज होता है कि वह बुराइयों का भी नाश करने की क्षमता रखता है। यहाँ सतसंगति का अभिप्राय सच्चरित्र व्यक्तियों के संपर्क में रहना है, उनसे संबंध बनाना है। संगति से ही व्यक्ति को संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि कोई इंसान खुद में सुधार चाहता है पर उसकी संगति यदि बुरे विचार वाली यानी दुर्जनों की रही तो उसे अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वहीं यदि संगति सज्जन लोगों से की होगी तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा शुद्ध के मार्ग की ओर बढ़ जाएंगी। गुणी जन और अच्छे व्यक्ति साथ हों तो मानव सन्मार्ग की तरफ चलेगा। गलत आचरण वाले का साथ मिल गया तो मानव व्यसन व्यभिचार की ओर चल पड़ेगा। इसीलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। हम सभी को ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें ऊंचाई से नीचे न गिराएं बल्कि नीचे से ऊंचा उठाने में सहायक हों। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसीलिए हमें अपने दोस्त सोच समझकर और सावधानी से चुनने चाहिए। कुल मिलाकर हम सत्संगति यानी अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। एंजल ने सफलता के सूत्र के रूप में एक बात और यह बताई कि जब भी निर्णय लेने में दुविधा हो, अपने अंतर मन की आवाज सुने। अंतःकरण अंतरात्मा को मनुष्य में नहीं, गलत, नीति अनीति, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का अंतर करने वाला नैतिक बोध माना जाता है, जो कि मनुष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अंतःकरण की मदद से हम अपने दैनिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि, पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे प्रसन्नता की भावनाएं जन्म लेती हैं।
प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना रहा है कि अंतःकरण की आवाज हमारे अंदर से सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती रहती है, लेकिन हम हम में से अधिकांश लोग आधुनिक जिंदगी के कोलाहल में उस आवाज को सुन नहीं पाते। अपने अंतःकरण की आवाज को न सुनने वाला मनुष्य जीवन में सदैव अशांत और पथभ्रष्ट ही रहता है। कई बार यह देखा जाता है कि इंसान जब लोभ और लालच के कारण अपने क्षणिक भौतिक सुख के लिए अपनी अंतःकरण की आवाज नहीं सुनता, तो वह बुरे आचरण में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ और अशुभ का भान ही नहीं रहता। महात्मा गांधी तो अंतरात्मा की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतःकरण की आवाज ही हुआ करती थी। गांधी जी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सत्य के साथ खड़े रहे, इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहने का सरल सा तरीका यह है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सही होती है। जब हम कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपनी त्रुटि भूल से परिचित होते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है, अंदर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यह हमारी अंतःकरण की आवाज होती है जो हमें कुछ गलत करने या किसी को कष्ट पहुंचाने से रोकती है। परंतु जब हमें अंतःकरण की आवाज को अनसुना कर देते हैं, तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि हम किसी अच्छे कार्य के बारे में दुविधाग्रस्त होते हैं, मसलन सड़क हादसे में किसी की सहायता के लिए रुकना, तो हमारी अंतरात्मा इसके लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतःकरण की आवाज हमें सत्य एवं नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गलतियां जिनकी वजह से असफल होते हैं हम। आईएएस बनना एक वो सुनहरा ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिलों में पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी जान लगा देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और बाकी लोगों के लिए ये मात्र एक ख्वाब ही रह जाता है। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस बना सकता है? मेरा जवाब है नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने के बाद जीवन की मिली जुली सफलता और असफलताओं के बाद मैं आपके बीच अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारी सफलता के आड़े आती हैं। इन गलतियों की वजह से या तो सफलता देर से मिलती है या कई बार निकल जाता है, लेकिन सफलता मिल नहीं पाती। नंबर 1, गलत शुरुआत। अक्सर जब हम तैयारी के क्षेत्र में आते हैं तो जोश इतना होता है कि बिना कुछ जाने और समझे बस जुट जाते हैं तैयारी में, लेकिन वो सिर्फ आपका जोश है और आपको इस जोश के साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की भी आवश्यकता होती है। आपका पहला कदम परीक्षा व सिलेबस के विषय में संपूर्ण जानकारी लेना होना चाहिए। नंबर 2, गलत माध्यम का चयन। हिंदी भाषी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ अंग्रेजी विषय से, इसीलिए अंग्रेजी विषय का ही चयन करें। हालांकि ये बात सच है कि सफल विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंग्रेजी भाषा रखने वालों का है, लेकिन हिंदी भाषा से चयन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंक भाषा के चुनाव से नहीं, आपके उत्तर लेखन से मिलते हैं। गलत वैकल्पिक विषय का चयन। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन पिछले वर्षों में उस विषय के सफल अभ्यर्थियों की संख्या को देखकर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विषय का चयन अपनी रुचि के हिसाब से करें। जिस विषय में आप सहज महसूस करेंगे और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख सकें, उसी विषय का चयन करें। नंबर 4, गलत मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन आपके जीवन के कुछ बहुमूल्य वर्षों का विनाश कर सकता है।
इसीलिए हर किसी के अंधभक्त न बने और अपनी बुद्धि विवेक का भी अनुसरण करें। ये सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के लिए दिशा बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे गलतियां बताएगा जिनका वो साक्षी रहा है, और ये दोनों बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 5, गलत अध्ययन सामग्री। तैयारी में आते ही लोग इस माया जाल में उलझ जाते हैं और 100% सफलता की गारंटी देने वाली किताबें, चमत्कारी नोट्स इत्यादि खरीद कर अपनी रैक सजाने लग जाते हैं, जबकि आपको एनसीईआरटी, प्रत्येक विषय से 2-3 अपेक्षित किताबें, 2-3 मासिक पत्रिकाएं और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र होने चाहिए। परीक्षा के निकट आने पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट पेपर्स हल करने चाहिए। अगर परीक्षा पास करनी है तो नोट्स के पीछे की दीवानगी भूल जाइए। किन्हीं 1-2 कोचिंग के नोट्स तथा किसी अनुभवी अभ्यर्थी के ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का है, पूरा सिलेबस कवर करते हैं और आपकी समझ में आ रहे हैं, काफ़ी है। नंबर 6, गलत रणनीति। बहुत से लोग कोई भी रणनीति नहीं बनाते या फिर गलत रणनीति बना लेते हैं। अनेक अभ्यर्थी लोगों से पता करके या फिर इंटरनेट की सहायता से सभी अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें ले लेते हैं और बस लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना यह चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की वो सभी किताबें खरीदें जो आवश्यक हैं और उन्हें कम से कम 2-3 बार पढ़ डालें। साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर नजर डालते रहें। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए, फिर उठाएं सभी रेफरेंस किताबों को। नंबर 7, पढ़ने का गलत तरीका। बहुत से मित्रों को देखा है जो बस दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स पेपर तक पास नहीं कर पाते। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। आप एक बार में 2 विषय उठाइए और दिन में जितने घंटे पढ़ते हैं उनको 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बांटिए। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए। फिर 2 घंटे का एक स्लॉट समसामयिकी, न्यूज़पेपर, कंटेम्प्रेरी न्यू इश्यूज आदि को दीजिए। और 2 घंटे का समय अपनी वैकल्पिक विषय को दीजिए। बाकी 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स जो 2 विषय आपको पढ़ने हैं उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। निरंतरता की कमी। अक्सर जब हम जोश में होते हैं तो निरंतर 10-12 या अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद बीच बीच में 5-10 दिन का गैप कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी एक दिनचर्या बनाइए। जो लोग जॉब करने वाले हैं वो उस हिसाब से, और जो सिर्फ तैयारी करने वाले हैं वो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएं और दृढ़ता से उसका अनुसरण करें। सोशल जीवन का त्याग। ये सही है कि यदि आपको अपना अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो सोशल जीवन से थोड़ा दूरी बना लेने में ही भलाई है, लेकिन मित्रों और परिवार से पूरी तरह दूर मत होइए, क्योंकि जब अकेलापन महसूस होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और वो कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखिए। नंबर 10, अपने शौक, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग। ये सोचना गलत है कि हमें सफल होना है तो हमारी जिंदगी में मौज मस्ती की कोई जगह नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि आप थोड़ा घूमिए फिरिए, मनोरंजन कीजिए या फिर कोई खेल जो आपके पसंद हो वो खेलिए, गाना बजाना आदि सब कीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। सप्ताह में 1 दिन या 2 सप्ताह में 1 दिन कुछ घंटे आप खुद की खुशियों को भी दीजिए। जब हमारा मन खुश होता है और दिमाग शांत रहता है तो हमारे दिमाग की क्षमता का हम पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल होते हैं। हम गधे नहीं हैं जो हमेशा बस एक ही काम करते रहना है। स्मार्ट स्टडी करिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है। भौकाल मारना हो तो बनता है, मैंने लव गुरु को कहा। बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, भाई एंगेजमेंट कर ले, क्या पता लड़की के भाग्य से तेरा भी भाग्य खुल जाए, लव गुरु ने कहा। एंजल की फैमिली से उसके सेटल हो जाने के बाद में बात करनी चाहिए।
आईएएस अफसर बनने के बाद एंजल का जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है और मैं भी यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, क्योंकि वह एक लड़की है तो उन्हें हमें सामाजिक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गिरीश बाबू, यह मन से निकाल दीजिए कि लड़की को इम्प्रेस कर ही लिया है तो उसके बाद लड़की पहल करेगी। अगर आप भी यही सोच कर बैठे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह आपको पसंद करती भी होगी तो भी पहल नहीं करेगी। आपको जब भी मौका मिले आप लड़की को अपने दिल की बात कह दें। आप प्रपोज करने में देर न करें। लड़की का दोस्त बनने या उसकी तरफ से पहल करने की उम्मीद बेकार है। लव गुरु के अनुभव का एक बंडल खोलते हुए कहा, गिरीश, तुम अपना प्यार जताना चाहते हो और पाना चाहते हो, लेकिन एंजल की हाई स्टेटस नौकरी के आगे तुम्हारा प्यार हार भी तो सकता है। इसीलिए संभल कर चलना दोस्त। गिरीश भाई, लड़कियां गोल्ड टिगर होती हैं, पैसे के पीछे पागल होती हैं। ऐसा क्यों लगता है सुमित भैया? ज़माना बदल गया है गिरीश। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं बल्कि आजकल फैमिली इनकम मैटर करती है और लव शब्द बात की बातें हैं। लव गुरु ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा, एक अजीब बात है कि आईएएस तथा आईपीएस में चयनित 90% अधिकारी अपने संघर्ष के मित्रों से भी कभी फोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते। मिलना तो दूर की बात है, वह अपनी तथाकथित सफलता को इसी नज़रिए से देखते हैं कि वह कितने कामयाब हैं, जबकि वह कामयाब होकर भी फेल हैं। सफलता का मतलब समाज और दोस्तों से कट जाना नहीं होता, बल्कि जुड़ जाना होता है। वे इतनी बेसिक बात भी नहीं जानते और खुद को 30 मार खान समझते हैं। असल में सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। आज आप देख लीजिए, चरित्र और व्यवहार की बात तो दूर दूर तक नहीं होती है, जबकि खूबसूरती बाजार में बिक रही होती है और पैसा उसे खरीद रहा होता है। आज बाजारवाद के दौर में इंसान की नैतिकता और चरित्र की बात बेमानी सी हो गई है। लोग सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जिनका हालचाल पहले से ही बहुत अच्छा होता है। मुश्किल में पड़े इंसान के 2 लोग नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। भारतीय विदेश सेवा में अभी एक अधिकारी चयनित हुआ है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उस समय छोड़ दिया था जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो वह विकलांग हो गया था। एक बात बोलूं गिरीश, हैसियत को मिलती है दिल में जगह, तुम जज्बात लिए फिरते हो। हैसियत की क्या बात कर रहे हो? जो देश के सबसे बड़े अखबार में नियमित तौर पर आर्टिकल लिखता है, उसकी हैसियत एक आईएएस ऑफिसर जितनी भी नहीं होती है क्या? इश्क का रोग जिस छोकरे को लग जाए उसे प्रेमिका के वादों के सिवाय इस जग के सारे सच झूठ ही लगते हैं। उस वक्त अगर महबूबा बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं कांटे ही खूबसूरत होते हैं, तो दीवाना अपने घर के हर गमले में फूलों के बजाय कांटों को उगाने का प्रयास करने लगेगा। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर और मंत्री लोग खुद को पृथ्वी का प्राणी नहीं समझते, मंगल ग्रह का प्राणी समझते हैं अधिकतर। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, अपना सरल सहज स्वभाव बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा एक बैचमेट और फ्रेंड नहीं था जो 2 साल पहले हरियाणा कैडर में आईपीएस ऑफिसर बन गया था, आज हमारे फोन कॉल तक नहीं उठाता है। मसूरी की हवा बहुत से लोगों को बदल कर रख देती है। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, अगर बदल जाए यार तो प्यार कैसा। मुझे तो एंजल ने हिदायत दी है कि तैयारी पर फोकस करो, बाकी किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो, यह सब बाद में देखेंगे। पहले 4 अक्टूबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे खुद सिलेक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए, पहले आईएएस की नौकरी फिर छोकरी। मैंने करियर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा, अरे भाई प्रपोज तो कर दे। प्रपोज करने में कौन सी पढ़ाई आड़े आ रही है, अभी मौका है। रिजल्ट की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी प्रपोज करके प्रकट कर दे। दिल की बात को कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। मसूरी की आबो हवा पहले से ही खराब है, ऐसे में पहले बता देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी किसी बात को वो न तो इनकार करती है और न ही हाँ, हर बात मुस्कुराकर टाल देती है। इससे ऐसा लगता है कि वह भी तुमसे प्यार करती है। लव गुरु ने बोतल से पानी पीते हुए कहा, मैं यह सोचकर कभी उससे कह नहीं पाया था कि कहीं इजहार करने से दोस्ती भी न टूट जाए। मैंने कहा, फोन पर आंखें गड़ाए हो, क्या कर रहे हो अभिलाष? लव गुरु ने पास में बैठे अभिलाष से पूछा।
क्रश से चैटिंग हो रही है गुरु, व्हाट्सएप के सामने गुलाब का फूल फेल हो रहा है। मैंने कहा, घास डाल रही है या नहीं? लव गुरु ने अभिलाष की नब्ज टटोलने की कोशिश करी। चैटिंग करने के अंदाज से तो लग रहा है कि लड़की पट रही है। अभिलाष ने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा। कैसे कैसे, जरा डिटेल से बताओ। लव गुरु ने रुचि जाहिर की। सिग्नल तो यही है कि मैं व्हाट्सएप डीपी चेंज करता हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ तो 15-20 मिनट में ही सीन हो जाता है। ऐसा हर बार होता है और वह फोटो या स्टेटस पर कमेंट भी करती है। कई बार चैट विंडो में टाइपिंग लिखा हुआ आता है लेकिन मैसेज नहीं आता। ऐसा भी क्या होता है? लव गुरु ने पूछा। हाँ भैया। अभिलाष बाबू नाम क्या है क्रश का? इसके लिए जिया बेकरार है। लव गुरु ने शायरा अंदाज पेश किया। नाम तो है प्रतीक्षा, लेकिन मैं उनकी पल भर भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मुझे सीपी जाना है, चलता हूँ, मैंने बातों के क्रम को तोड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं, लव गुरु ने कहा। कुछ सप्ताह बाद अभिलाष जीटीवी नगर पहुंचकर मेट्रो गेट नंबर 4 पर बैठ गया और घंटे भर एक ही बात सोचता रहा। व्हाट्सएप से प्यार और व्हाट्सएप से ही ब्रेकअप। साथ निभाने की कस्में जो अब टूट भी गईं। पहले हाय हेलो हाल चाल, अब टाटा बाय बाय। अजीब है ये वर्चुअल इश्क, अजीब है ये सोशल मीडिया का ट्रैप। कुछ देर और वहीं बैठे रहने के बाद अभिलाष फिर परमानंद कॉलोनी में लवगुरु के फ्लैट पर चला गया, जहां लवगुरु दैनिक जागरण की मसालेदार खबरों का अवलोकन कर रहा था। अभिलाष जी, कैसे हैं आप? बड़ा मूड खराब है लवगुरु भैया, मुझे तो प्रतीक्षा ने ब्लॉक कर दिया। इस वर्चुअल जमाने में प्यार में ब्लॉक ना हो तो फिर प्यार का क्या मजा? प्यार में ब्लॉक होकर अनब्लॉक होने वाले को ही ब्लॉकबस्टर कहते हैं, लवगुरु ने कहा। दोस्तों, ये भाग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।